हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने आज सुबह अपना रियल नंबर जो चैप्टर नंबर 1 था उसका इंट्रोडक्शन देखा था। तो वहाँ पे हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्राइम फैक्टराइज of 6, 72 120। तो 6 के फैक्टर, 72 के फैक्टर और 120 के फैक्टर। तो हम शुरू करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से। 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 2 36। मुझे उम्मीद है कि आपको प्राइम फैक्टर करना आता होगा, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम इस प्राइम फैक्टर को इसकी पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। अभी 1 कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे जो 2 की डिजिट है वो सिर्फ एक बार है, इसलिए 1। 2 की डिजिट 1 2 3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। अब नाउ फॉर HCF। अब HCF निकालने के लिए हम यूज करते हैं स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। क्या यूज करते हैं? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। अब इन तीनों नंबर में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक 2 इन तीनों में है और 3 इन तीनों में है। तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2 एंड 3 कितनी है? 3 की पावर 1 इज स्मॉलेस्ट और 2 की पावर 1 इज स्मॉलेस्ट। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? 6। तो हमारा HCF की वैल्यू आ गई 6। अब हम करते हैं फॉर LCM। तो हम यूज करते हैं ग्रेटेस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स की यूज नहीं होते हैं, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स की बात चलती है। तो LCM की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की पावर 3 इज हाईएस्ट, 3 की पावर 2 इज हाईएस्ट, 5 की पावर 1 इज हाईएस्ट। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर की बात नहीं आती है, यहाँ पर सिर्फ फैक्टर्स की बात आती है। तो हमारे पास LCM की वैल्यू कितनी आ गई? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, जो कि हमारी वैल्यू आती है कितनी? 360। तो हमारा LCM कितना हो जाएगा? 360। और हमारा HCF कितना हो जाएगा? 6। दिस इज HCF एंड दिस इज LCM। और एक और बात, हमने अब एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली थी, उसमें दिखाया था कि ये जो रियल नंबर्स है ये टोटल कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का आता है। तो हमारे पास जितने भी ये क्वेश्चन हैं 8, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर पे बेस्ड। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फ्रॉम एन एनी नेचुरल नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है ये पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है। अगर आपको इसका बेसिक समझ में आ जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो एक बार और देखिए, क्वेश्चन में बोला है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर की वैल्यू क्या है? ये जो n है, n इज द नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 है या उससे ज़्यादा है, तो जो वैल्यू निकल के आएगी, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 0 से एंड होगा। अब इसकी जो थ्योरेटिकल बात है वो क्या कहती है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं, इफ
एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, अगर कोई भी नंबर 0 डिजिट से एंड होता है देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 जो हमने 6, 7, 8 में पढ़ा है, क्या कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होता है, और किससे हो सकता है, या तो 2 से हो सकता है या 5 से हो सकता है। अब ये 2 और 5 क्या है, ये 2 और 5 किसके फैक्टर्स हैं, 10 के फैक्टर्स हैं। अगर मैं यहाँ आपको करके दिखाऊं व्हाट इज 10, 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 5 है, मतलब 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। मतलब अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 होगा तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, या फिर वो 2 से डिवाइड होगा, या फिर वो 5 से डिवाइड होगा। मतलब क्या हुआ इसका कि प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। ठीक, बट हमारे पास नंबर क्या है, वी हैव, क्या नंबर है हमारे पास, वी हैव 6 की पावर n, हमारे पास क्या है 6 की पावर n। तो अब प्राइम फैक्टर ऑफ 6, अब 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 और 3 प्राइम फैक्टर होते हैं 6 के, तो 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n। अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि 6 के जो फैक्टर है 2 और 3 हैं, और 10 के जो फैक्टर है वो 2 और 5 है। मतलब 6 के फैक्टर में 5 की वैल्यू नहीं आ रही है। तो अगर 6 के फैक्टर में 5 की वैल्यू नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 की पावर n कभी भी 0 की डिजिट से एंड नहीं हो सकता। तो अब आप इसको थ्योरी में कैसे लिखोगे, इट कैन बी सीन दैट 5 is not a prime factor of 6 की पावर n. So 6 की पावर n cannot end with digit 0 as n is any natural number. This will be your answer. ठीक, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, बोलता है लेट p बी एनी प्राइम नंबर शो दैट अंडर रूट p इज इर्रेशनल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, क्योंकि यहाँ पर p है जो कि एक प्राइम नंबर है, और ऐसे ही अगले क्वेश्चन में 2, 3, 5, 10 ऐसे 4 क्वेश्चंस और हैं जिनके बेस पे हमें ये शो करना है कि ये सब इर्रेशनल है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड होता है, उस मेथड को बोलते हैं हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। अब कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या प्रूफ करना है, अंडर रूट p इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि अंडर रूट p जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम जब भी इस चीज़ को प्रूफ करते हैं जहाँ पर p की वैल्यू 2, 3, 5 ये हो सकती है। अब 2, 3, 5 क्या है, p इज प्राइम। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर हमने सुबह पढ़े थे अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखें और फिर हमारे क्वेश्चंस पे दोबारा आए। तो चलिए अब बात आती है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये कहता है कि हमें जो भी चीज़ प्रूफ करनी है हम उसका अपोजिट एज्यूम करते हैं। अपोजिट इन द सेंस कि अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम एज्यूम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि वो रेशनल है। मतलब हमने लेट किया, लेट p इज अ रेशनल नंबर, सॉरी अंडर रूट p इज अ रेशनल नंबर। क्या एज्यूम किया हमने कि लेट अंडर रूट p इज ए रेशनल नंबर।
अब हमें पता है कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, जो रेशनल नंबर होता है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक, पी अपॉन क्यू मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म, ये तो बेसिक बात है। तो लेट अंडर रूट पी बी ए रेशनल नंबर। सो क्या हो जाएगा कि हम अंडर रूट पी को एक ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका सिर्फ एक फैक्टर होता है। ठीक, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका सिर्फ एक फैक्टर होता है। तो अब हमने क्या करा कि अंडर रूट पी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो हमने क्या रहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, मतलब p इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। क्या हुआ, बी स्क्वायर पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अभी जो p है इसको मैं ए के स्क्वायर के नीचे ले जा सकता हूँ। अगर मैं इस p को ए स्क्वायर के नीचे ले जाऊंगा, मतलब जो ए स्क्वायर वाली वैल्यू है वो मेरी p से डिवाइड हो जाएगी। दैट मीन्स p डिवाइड्स ए स्क्वायर। सही, मतलब जो p है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि इस p को मैं नीचे ले जाऊंगा जो। तो अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p डिवाइड्स ए। अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p ए को भी डिवाइड कर सकता है। तो हमारे पास क्या हो गया कि a का जो एक फैक्टर है वो क्या है, p भी है। ठीक है, तो a का एक फैक्टर हमारे पास क्या है, p है। अब लेट a इज इक्वल टू पी सी। हमने a को लेट किया कि हमारे पास जो a है, जो हमारे पास ये a नंबर है उसकी वैल्यू है हमने लेट करी पी सी। a इज इक्वल टू पी सी, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब a की जगह पे ये वैल्यू रख दूं तो बी स्क्वायर पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो p से एक पावर कैंसिल हो गई। अगर p से एक पावर कैंसिल हो गई तो बी स्क्वायर पी इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये जो p है इसे मैं डिनोमिनेटर में लेके आ सकता हूँ, किसके नीचे, बी स्क्वायर के नीचे। तो देयरफॉर p डिवाइड्स क्या हो जाएगा, p डिवाइड्स बी स्क्वायर। सो p डिवाइड्स b। अब यहां से बात आती है सारी शुरू, क्या कि हमने ए स्क्वायर को पी से डिवाइड किया, मतलब ए को भी पी से डिवाइड किया, मतलब ए जो है वो पी से डिवाइड हो सकता है, मतलब पी इज अ मल्टीपल ऑफ ए। जो पी है वो ए को डिवाइड कर सकता है या काट सकता है। ऐसे ही जो पी है वो बी स्क्वायर को भी काट सकता है, मतलब जो पी है वो बी को भी काट सकता है। अब एक बात को गौर करें, हमारे पास ए और बी कैसे थे, को प्राइम थे, मतलब ए और बी के अलावा या वन के अलावा इनका तो कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता था, है ना, क्योंकि ये को प्राइम थे। मतलब इन दोनों नंबरों का कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b, भाई जो p है वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। अगर p इन दोनों को डिवाइड कर रहा है मतलब जो p है वो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। नाउ p is the common factor of a and b। अगर p a एंड b दोनों का कॉमन फैक्टर है, इसे यहाँ पे कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। नाउ p इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अगर p a और b का कॉमन फैक्टर है सो a एंड b आर नॉट को प्राइम। मतलब a और b कैसे नहीं होंगे, वो को प्राइम नहीं होंगे। अगर a और b को प्राइम नहीं होंगे देन हमने जो लेट किया था कि जो अंडर रूट पी है वो रेशनल है, तो यहां से क्या आ जाएगा, देन अंडर रूट पी इज नॉट रेशनल। ठीक,
अगर ए और बी को प्राइम नहीं है तो अंडर रूट पी भी रेशनल नहीं है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, मतलब हमने जो लेट किया था वो गलत था। so this contradicts our assumption, therefore under root p is irrational. so this is your answer। आपको ऐसे ही अगले आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम अब इस p की जगह पे कोई एक नंबर लेते हैं, उससे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 था शो दैट अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल। हमको प्रूव करना है कि जो अंडर रूट 2 है वो इर्रेशनल है। अब अंडर रूट 2 है, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल। तो हमने क्या बात करा था कि लेट अंडर रूट 2 इज रेशनल, मतलब हमको क्या लेना है, इसका जस्ट अपोजिट लेना है। अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर, सो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है आपको। स्क्वायरिंग बोथ साइड, याद कर लो इसको, याद ऐसे ही छाप के आओगे फुल मार्क्स मिलेंगे। अब क्या हुआ देखो, जो 2 है इसे मैं पी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में लेकर आऊंगा, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, या फिर 2 डिवाइड्स पी। मतलब जो p है उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। नाउ लेट, क्या लेट करना है, p इज इक्वल टू 2a, कुछ भी लेट कर लो, p इज इक्वल टू 2a। तो अब हमने p को लेट क्या करा, 2a लेट किया। अभी 2 कहाँ से आया, हमने 2a ही क्यों लेट किया भाई, 2a इसलिए लेट किया क्योंकि जब मैं इस p की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और अगर यहाँ पे 4 हो जाएगा तो मैं इस 2 से 4 को काटूंगा तो क्या बचेगा 2। तो मुझे चाहिए क्या 2, और मेरा आ क्या रहा है 2। तो इसलिए p को मैंने क्या लेट किया 2a। अब पुट कर दो इस वैल्यू को, पुट दो वैल्यू इन इक्वेशन 1। कहाँ है इक्वेशन 1, ये रही। अब इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, आ गया 2, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब q स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर है, मतलब 2 अगर इसके नीचे चला जाएगा तो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, और 2 डिवाइड्स q। अब देखो p और q कैसे थे, को प्राइम थे, मतलब 1 के अलावा इनका कोई और फैक्टर होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन 2 डिवाइड्स p, मतलब एक 2 भी इस p का फैक्टर है। 2 डिवाइड्स q, मतलब 2 q का भी फैक्टर है। सो p एंड q हैविंग कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1, 1 के अलावा। सो p एंड q आर नॉट co-prime, which contradict our assumption। क्या assumption थी हमारी, हमारी assumption थी अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है। तो क्या हुआ, अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। दिस विल बी योर आंसर। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है आपको अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 10 को खुद करके देखना है। अगर आपसे हो जाता है बहुत अच्छी बात है, वरना आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको भी आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है शो दैट 3 + 5 अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल।
3 प्लस अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हमको क्या प्रूव करना है कि 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो वही सब कुछ पुराना, लेट 3 प्लस रूट 5 इज रेशनल नंबर, लेट कर लिया। सो 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो 3 प्लस रूट 5 होगा वो किसके इक्वल होगा, ए अपॉन बी के इक्वल होगा, जहां पर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। कैसे होंगे वो, को प्राइम नंबर होंगे। अगर वो को प्राइम होंगे तो वो क्या होगा, उनका 1 के अलावा कोई फैक्टर होगा ही नहीं। मैं इस तरीके उधर ले गया, मैंने लिख दिया है -3b अपॉन बी। आप देखो ए और बी कैसे हैं, को प्राइम है, तो ए अपॉन बी क्या है, रेशनल नंबर है। सिंस, अब चलती है यहाँ पे थ्योरी, सिंस ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक, एंड ए अपॉन बी इज रेशनल नंबर। ए अपॉन बी क्या है, रेशनल है। क्यों है रेशनल भाई, जब 3 प्लस रूट 5 रेशनल है तो ए अपॉन बी भी तो रेशनल होगा। ए अपॉन बी कैसा है, रेशनल है, क्योंकि वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अगर ए अपॉन बी रेशनल है तो हमने एक चीज पढ़ी है अपने रेशनल नंबर्स चैप्टर 1 क्लास 9th में, कि रेशनल नंबर में अगर कोई भी नंबर ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो वो सारे नंबर्स कैसे होते हैं, रेशनल ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो a माइनस 3b अपॉन बी है वो भी कैसा है, इज ए रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर a माइनस 3b अपॉन 5 रेशनल है तो हमारा वो किसके इक्वल है, रूट 5 के इक्वल है। मतलब दैट इज रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अरे ये क्या हो गया, रूट 5 कैसा हो गया, रेशनल नंबर। और हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा है कि रूट 5 कैसा होता है, इरेशनल होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption that root 5 is irrational number। रूट 5 क्या होता है, इरेशनल होता है। मतलब हमारी जो बात है ये तो गलत हो गई, क्योंकि रूट 5 रेशनल है, रूट 5 तो रेशनल होता ही नहीं है। रूट 5 कैसा होता है, रूट 5 तो इरेशनल होता है। अब ये क्वेश्चन डिपेंड करता है आपका 3 मार्क्स पे, नहीं 2 मार्क्स पे या 3 मार्क्स पे। अगर आपका 2 मार्क्स पे क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ ये स्टेटमेंट लिख के छोड़ सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption रूट 5 इज irrational number। if root 5 is irrational, if root 5 is irrational, so 3 plus root 5 is also irrational। आया समझ। अगर ये नंबर 2 मार्क्स का आता है तो क्या हमें सिर्फ ये लिखना है, जैसे हमने a माइनस 3b अपॉन बी को रेशनल प्रूफ किया, इसका मतलब क्या हुआ, रूट 5 रेशनल नंबर है। लेकिन हमारे बात तो यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि हमने अभी पीछे प्रूफ क्या करा था कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो हमको लिखना पड़ेगा कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption। तो रूट 5 इज कैसा है, रूट 5 इज इरेशनल। अगर रूट 5 इरेशनल है तो हमारा 3 प्लस रूट 5 भी कैसा है, हमारा 3 प्लस रूट 5 भी इरेशनल है। तो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है जो एक प्राइम नंबर जो अंडर रूट के अंदर है उसके साथ प्लस में है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, या किसी के भी साथ है, तो आप उसको ऐसे ही एक तरीके से रेशनल नंबर लेट करेंगे, उसके इक्वल ए अपॉन बी रखेंगे, फिर उसके बाद उस नंबर को ए अपॉन बी की साइड में लेके जाएंगे और ये सब लिखेंगे, उसको बताएंगे कि अगर ए अपॉन बी रेशनल है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करा गया नंबर या प्लस किया गया नंबर या माइनस किया गया नंबर वो सब भी रेशनल होंगे। लेकिन जो उसके सामने वाला नंबर है जो अंडर रूट के अंदर है वो तो इरेशनल है। अगर वो इरेशनल है तो हमने जो लेट किया था कि 3 प्लस रूट 5 रेशनल है वो भी
इर्रेशनल है। तो हमको ये अगर 2 मार्क्स का आता है तो यहीं छोड़ देंगे, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा 3 का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका, तो आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो लिखी है √5 इज रेशनल, आपको यहाँ से दोबारा से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है √5 का, उसको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, लास्ट तक ये शो करना पड़ेगा कि √5 इरेशनल है। उसके बाद आप ये वाली लाइन लिखेंगे कि √5 इज इरेशनल, सो 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं आप। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर ends विद द डिजिट 0। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। हमको वहां पे क्या चेक करना था कि 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। ठीक, ये तो चेक करना था फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर भी वही चेक करना है कि 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। वो n क्या है? n है नेचुरल नंबर। ये रहा नेचुरल नंबर। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो 4 की पावर n हमारा जो है वो डिजिट 0 के साथ में एंड करेगा। अब इस बात को हम कैसे प्रूफ करेंगे? बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा था कि इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10 और 2 और 5। ठीक, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 10 कितना होता है? 2 × 5। तो हमें ऐसे ही 6 की पावर n को प्रूफ करना था, तो हमने 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर करा था जो 2 × 3 आया था। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूफ करना है? 4 की पावर n को प्रूफ करना है। तो 4 की पावर n के लिए हम यहाँ पे 6 की पावर n की जगह 4 की पावर n के फैक्टर कर देंगे। तो 4 की पावर n के फैक्टर क्या हो जाएंगे? मैं आपको यहीं पे करके दिखाता हूँ, आप इसको जरूर फेयर कर लें। तो यहाँ पे इसी लाइन के आगे कि 4 की पावर n इज इक्वल टू 2 × 2 की पावर n। तो अब ये फैक्टर्स इसके क्या है? 2 और 2। अब इसके फैक्टर्स तो सिर्फ 2 और 2 ही हैं, 5 तो आ ही नहीं रहा। तो ये वही वाली बात आ गई जो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 में थी। क्या थी? कि अगर 5 नहीं है तो कोई भी नेचुरल नंबर के लिए जो हमारा 4 की पावर n होगा वो कभी भी एंड नहीं होगा किससे? डिजिट 0 से, जहां पर n की वैल्यू हमारी क्या होगी? नेचुरल नंबर होगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको बस 6 की जगह क्या लिखना है? 4 की पावर n लिखना है और उसके फैक्टर्स दिखाने हैं। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना किसी डिवीजन के हमको ये फाइंड करना है कि क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। ठीक, उसको एक और वर्ड कहते हैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो भाई मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या समझाया था कि जब भी हमें विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन के तौर पे देखना होता है तो हम P अपॉन Q में से Q के फैक्टर करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में है 455। अब हमको काय के फैक्टर निकालने हैं? 455 के। हम लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 455। कितने फैक्टर होते हैं 455 के? करके देखते हैं। देखो 5 से करेंगे 9 टाइम्स 1 टाइम्स, 7 से करेंगे 1 टाइम्स 3 टाइम्स, 13 से करेंगे 1 टाइम्स। तो 445 के फैक्टर्स आते हैं हमारे पास 5 × 7 × 13। अभी हमारे पास 3 फैक्टर्स आते हैं। अब मैंने बताया था कि अगर कोई भी नंबर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होता है, कौन कौन सी पावर? 2 की पावर m एंड 5 की पावर n में नहीं होता है, तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। कब? जब उसके फैक्टर्स 2 की पावर m × 5 की पावर n में नहीं होते हैं। तो
तो यहाँ पर हमारे इसके फैक्टर्स 2 की पावर और 5 की पावर में नहीं है। सो द फैक्टर्स ऑफ 455 आर नॉट इन द form of 2 की पावर m and 5 की पावर n. So 455 is non-terminating repeating number. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका सेकंड पार्ट है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट? 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो 2 की पावर m और 5 की पावर n में है, लेकिन यहाँ पर 7 की पावर 5 जो है ना, ये परेशान करने वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों की फॉर्म में होता तो हम क्या कहते हैं, 5 2 ज़ा 10। तो अगर 10 की पावर में होता है तो नंबर टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? सो नहीं, हियर द फैक्टर्स आर, फैक्टर्स क्या है? 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। तो हमारे पास तो ये 3 फैक्टर्स हैं, हम लिख देंगे सीधे सीधे। सो द फैक्टर्स ऑफ तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फैक्टर्स आर 2 की पावर 2, 5 की 7 एंड 7 की 5 आर नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, 5 की पावर n। यहाँ मैंने ओनली शब्द का इस्तेमाल क्यों करा है? क्योंकि यहाँ पे 7 भी है ना हमारे साथ, इसलिए मैंने ओनली का इस्तेमाल करा है। और हम आगे लिख देंगे इट ऑल्सो कंटेन 7। सो द डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या आप लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, तो ये हमारा कब है फाइंड करने के लिए? जब हमको बिना किसी एक्चुअल डिवीजन के बताना होता है और हमको क्वेश्चन किस फॉर्म में दे रखा होता है? फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा होता है। ठीक है ना? तो जब भी हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा होगा तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन क्या है? ये रही क्वेश्चन। हमको रिप्रेजेंट करना है इस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में। अब P अपॉन Q की फॉर्म क्या होती है? P अपॉन Q की फॉर्म होती है, आपको रेशनल नंबर में इसको शो करना है। कौन सा नंबर में? रेशनल नंबर में शो करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? 8th का फर्स्ट पार्ट बोला है 43.123456789। तो 43.123456789 बहुत बड़ा नंबर है भाई। आप देखो यहाँ पर कहीं भी बार नहीं दिखाई दे रहा है। बार का मतलब क्या होता है कि वो नंबर आपस में दोबारा रिपीट हो रहे हैं। मतलब जब बार, जहां से बार लगना शुरू हो जाता है वहीं से वो नंबर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैं लिखूं 1 और इसको ऊपर लगा दूं बार, तो मतलब 1 1 1 1 1 1 ये शुरू है, जहां से भी लगेगा वहां से। ऐसे मैंने लिख दिया 43.123 और सिर्फ 3 के ऊपर बार लगाया, तो मतलब जो 3 है सिर्फ वही रिपीट हो रहा है, 1 और 2 रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब देखो यहां पर बार किसी के ऊपर नहीं, मतलब नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब ये टर्मिनेट हो चुका है। और टर्मिनेट है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो दिस मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। मतलब अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो कहीं ना कहीं ये P अपॉन Q की फॉर्म में रहा होगा। तो अगर ये P अपॉन Q की फॉर्म में रहा होगा, सो Q हैव द प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं होते हैं
तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग है, मतलब Q के जो फैक्टर्स होंगे वो किस पावर में होंगे, 2 की पावर m और 5 की पावर n में होंगे। आपको बस इतना ही छोड़ना है, आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाना कि इसको आपको फैक्टर्स करके या इसके जीरो से डिवाइड, आप इसको हटाओगे, जीरो 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 लगाओगे, फिर उसे कट्टम काटी करोगे, वो सब नहीं करनी है। आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या हम इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, और अगर लिख सकते हैं तो क्यों लिख सकते हैं। तो आपका रीज़न क्या है कि जो Q है वो उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 की पावर 5 की पावर में होंगे, क्योंकि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा आता है हमारा पॉइंट, क्या क्वेश्चन है, बोला है 0.10120 0.120 1200 12000 1200000। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, भाई पहले 120 था, फिर 1200 हो गया, फिर 12000 हो गया, 1240 हो गया, 1250 हो जाएंगे। मतलब इसका क्या हुआ कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट तो हो भी गया, और ये नॉन रिकरिंग भी है। क्यों, क्योंकि रिपीट थोड़ी हो रहा है कुछ, हमेशा वैल्यू अलग बढ़ती हुई आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो द डेसिमल एक्सपेंशन is a non-terminating and non-recurring डेसिमल। ये आप लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंशन। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो ये जो नंबर होगा ये हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। क्यों, क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और हमको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं आपसे 3 तारीख को, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें अपने सेकेंड चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।